नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस सांकेतिक भाषा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों और युवाओं के साथ किया संवाद। कहा, देश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इकोसिस्टम विकसित करने के लिए है प्रतिबद्ध। नेपाल त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 270 हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल में 288 भारतीयों से नहीं हो पा रहा संपर्क। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने नेपाल की ओर बढ़ाए मदद के हाथ। भारत ने भेजी 47.5 टन राहत सामग्री और दवाएं। पहुंची नेपाल। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ भी तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का दौरा। मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान भारत का अहम साझेदार। किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाली एससीओ की बैठक में भी पीएम लेंगे हिस्सा। पंजाब में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से प्रदेश व्यापी महाहड़ताल। सड़क पर उतरे 3 लाख कर्मचारी, 4 लाख पेंशनर्स और अन्य कर्मचारियों का भी समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल को बेहतर जीवन की गारंटी बताया है। उन्होंने ओलंपिक्स में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास डेमोग्राफी भी है और जियोग्राफी भी है। जरूरत है इनका उपयोग कर खेल की दिशा में आगे बढ़ने की। भारत का स्पोर्ट्स विजन तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। ओलंपिक 2036 को लेकर देश का युवा आकांक्षी है और खेलों के आधुनिक इंफ्रा को लेकर सरकार गंभीर है। यानी संसाधन और इच्छा शक्ति अब साथ साथ हैं। जरूरत बस प्रतिभाओं और उनके सामर्थ्य को पहचान कर उन्हें दिशा देने की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवाओं के हर कदम पर सरकार साथ है। ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माई भारत द्वारा आयोजित खेलो इंडिया संवाद खेल की बात पीएम मोदी के साथ में देश भर से जुड़े खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद किया और देश की युवा शक्ति से विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि युवाओं का एक एक सुझाव पॉलिसी निर्माण में समाहित किया जाएगा। युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए। नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे।
खेल को बेहतर जीवन और सकारात्मकता के लिए प्रधानमंत्री ने जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि खेल से अनुशासन, संयम, धैर्य के साथ साथ सहयोग और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी विकास होता है। इसलिए भारत को अब वैश्विक स्पोर्ट्स मैप पर अपनी चमक बिखेरनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के रामानुजम कॉलेज के छात्रों ने भी प्रधानमंत्री से सीधे संवाद में हिस्सा लिया। अपने संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा और सरकार खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि ओलंपिक में आधे से ज़्यादा खेलों में भारत हिस्सा ही नहीं लेता और ऐसा नहीं है कि हम उन खेलों में हिस्सा नहीं ले सकते। हमें छात्रों को खेलों की ओर ले जाना होगा। रामानुजन कॉलेज में छात्रों के अलावा एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली नेशनल स्विमर भव्या सचदेवा भी मौजूद रहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री की इस पहल की काफ़ी सराहना की और कहा कि भारत आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में और मेडल जीत सकता है और प्रधानमंत्री ने उनके अंदर ये विश्वास जताया है कि वो ऐसा कर सकते हैं। जो वो इतना स्पोर्ट्स पे जोर डाल रहे हैं, बहुत अच्छा है हमारे देश के लिए, क्योंकि अब हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने मेडल थे। इस साल 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, इतने सारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स थे, जो हमारे को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि हम भी कर सकते हैं, हम भी मेडल ला सकते हैं अपने देश के लिए। एंड 2036 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होंगे अहमदाबाद में, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वेरी मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया। इसके अलावा खेलो इंडिया संवाद में रामानुजन कॉलेज के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री के साथ इस संवाद से उन्हें पता चला है कि किस तरह पढ़ाई और खेल के बीच तालमेल बैठाया जा सकता है। आज इस इंटरेक्शन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। इवन इस संवाद के थ्रू हमें ये भी आइडिया मिला कि कैसे एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स को और एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को साथ साथ लेके चल सकता है। वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट कि हाउ वी आर टेकिंग इट टू। मिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। ड्यू टू टेक्नोलॉजी हमें अपॉर्चुनिटी मिली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लाइव इंटरेक्ट करने की उनके साथ। हम लोगों ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी सीखा और इसके बारे में सुना कि mygovernment.com पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, जिससे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो डिफरेंट क्विज़ेस में और अलग अलग जगह में। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा कि हम इंडिया को फिट रखें और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। भारतीय विदेश सेवा यानी IFS के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है। इस दौरान राष्ट्रपति ने युवा राजनयिकों का स्वागत करते हुए कहा कि आज भारत की वैश्विक मंच पर भूमिका लगातार विस्तार कर रही है। ऐसे में देश के हितों और प्राथमिकताओं को दुनिया के सामने प्रभावी तरीके से रखने की जिम्मेदारी युवा राजनयिकों के कंधों पर है। I am happy to hear about your training experiences and the Foreign Service Institute. I am sure that you have picked up the skills of strategic thinking, cultural awareness, negotiation, and effective communication that are so essential for a diplomat's career. Dear officer trainees, you are beginning your careers at an important moment in India's journey. India's rise is now one of the defining phases of the international system. But India's transformation cannot be measured by economic growth alone. More importantly, India is achieving development at scale while preserving democratic choice, social pluralism, and institutional continuity. इस दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहुंच और संवाद को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जोड़कर आगे बढ़ाना होगा।
विदेश सचिव ने युवा अधिकारियों को बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत के हितों को मजबूती से आगे रखने और प्रभावी कूटनीति के जरिए देश की भूमिका को और मजबूत करने का संदेश दिया। नेपाल में आई विनाश लीला में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक सैकड़ों लोग लापता हैं। भारी तबाही के बाद भारत लगातार इस मामले में नजर बनाए हुए है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ताज़ा हालात की जानकारी दी है। रणधीर जायसवाल ने बताया कि पश्चिम बंगाल के 32 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप है जो सम्राट ट्रेवल्स की मदद से रसवा जिले के तिमुरे गए थे। फिर अलग अलग राज्यों के 61 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप है और उनके बाद केरल के 33 भारतीय नागरिकों का एक ग्रुप है। ये 5 मुख्य ग्रुप हैं, इनमें कुल मिलाकर 288 लोग शामिल हैं। भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ मिलकर इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। मंत्रालय ने बताया मानसरोवर की यात्रा पर गए कुछ भारतीय चीन की तरफ भी फंसे हुए हैं। बीजिंग में हमारी एम्बेसी उन्हें सुरक्षित निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। वहां लगभग 200 भारतीय नागरिक हैं जिन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूँकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिज़ास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। इसमें से 200 लोग जो हैं उसमें से 95 लोग दार्जिलिंग शहर की तरफ वहाँ से हिल्सा पार करके नेपाल में आने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लोग जिलोंग शहर में, 30 लोग जुटुलपुक जो कि सागा की तरफ आ रहे हैं, एक और शहर है, और 60 से 70 लोग जो हैं सागा की तरफ आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, आपदा की इस मुश्किल घड़ी में भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लगातार नेपाल मदद भेजी जा रही है। जरूरत पड़ने पर और भी मदद भेजी जाएगी। 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज जो 26 तारीख को 8:30 बजे सवेरे यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था। काठमांडू कुछ देर बाद पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयाँ, उसके अलावा हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हैं। दूसरा जहाज C-17 जहाज वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और शायद पहुँचने वाला हो या पहुँच गया होगा। कुल मिला के दोनों जहाज़ों में 47.5 टन के इमरजेंसी रिलीफ सप्लाई हमारे यहाँ से गया है। नेपाल में भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड से मची तबाही के बीच भारत ने राहत और बचाव प्रयासों को और तेज कर दिया है। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों तक मदद पहुंचाने और उनकी स्थिति की जानकारी जुटाने के लिए विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे और 7 दिन चलने वाला स्पेशल कंट्रोल रूम स्थापित किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक नेपाल में मौजूद बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके जरिए प्रभावित इलाकों में फंसे भारतीय नागरिकों और उनके परिजनों की मदद की जाएगी। ज़रूरतमंद लोग विदेश मंत्रालय के कंट्रोल रूम से फ़ोन, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए नंबर भी है +91 11 230 88718 और इसके अलावा दूसरा नंबर है +91 11 230 88719 नंबर जारी किए गए हैं। वहीं व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के लिए भी नंबर जारी किया गया है। इसका नंबर है +91 9968 291988। ईमेल के जरिए भी situationroom@mea.gov.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।
जब पड़ोसी पर कुदरत का कहर टूटे तो सरहदें नहीं, इंसानियत सबसे पहले होती है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही के बीच भारत एक बार फिर मदद के लिए आगे आया है। राहत सामग्री से लदे भारतीय वायुसेना के विमान नेपाल पहुंच रहे हैं और संकट में फंसे लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। भारत की ओर से नेपाल के लिए मानवीय सहायता का सिलसिला लगातार जारी है। पहली खेप में करीब 10 टन राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें ज़रूरी दवाइयाँ और खाद्य पैकेट भेजे गए, जिनमें प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय सामग्री, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और ज़रूरी दवाइयाँ शामिल हैं। अब भारत ने राहत अभियान को और बड़ा कर दिया है, जिसके तहत दूसरी खेप में 37.5 टन HADR यानी मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयाँ और खाद्य पैकेट नेपाल भेजे गए हैं। भारत लगातार नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में है ताकि ज़रूरत के मुताबिक राहत और बचाव अभियान को तेज़ी से मदद दी जा सके। संदेश साफ है, नेपाल की मुश्किल की इस घड़ी में भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा है। भारत और नेपाल के बीच मानवीय सहयोग की ये तस्वीर नई नहीं है। 2015 के विनाशकारी भूकंप के दौरान भारत ने ऑपरेशन मैत्री के जरिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया था। इसके अलावा बाढ़, भूस्खलन और कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने नेपाल को सहायता पहुंचाई है। इस बार भी भारत ने साफ कर दिया है कि संकट की इस घड़ी में नेपाल अकेला नहीं है। मुसीबत नेपाल की है, लेकिन मदद के लिए भारत पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़ा हुआ है। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।